हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं एचपीजी की डिस्ट्रिक्ट वाइज का ये सेशन चला है। तो सबसे पहले हमने कवर करने थे आपके 4 जिले। कौन कौन से जो थे आपके पास? पहला आपके पास चंबा या फिर आप मंडी कहें, मंडी हमने सबसे पहले किया, उसके बाद चंबा किया, उसके बाद सिरमौर और अब हम कर रहे हैं शिमला। तो ये 4 जिले थे आपके जो आपके हिमाचल प्रदेश के गठन के समय, यानी कि गठन जब आपका हुआ था 15 अप्रैल 1948 को आपके जो ये अस्तित्व में आए थे। तो हालांकि शिमला तो नहीं था, शिमला की जगह महासू था, क्योंकि जो है शिमला का जो एरिया है अधिकतर ये महासू का ही एरिया है आपका देखने को मिला। हालांकि शिमला की बात की जाए तो 1972 में इसका जो है आपका गठन किया गया, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कितना क्षेत्रफल था वो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे निकालते वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। डायरेक्ट अब जो कॉन्सेप्ट पे आएंगे, और आज की वीडियो काफ़ी ये बड़ी भी हो सकती है, ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बताने को है डिस्ट्रिक्ट शिमला से। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जो है डिटेल में बता पाऊँ। अगर थोड़ा समय ज़्यादा लग गया तो लास्ट में थोड़ा सा कम कोशिश करेंगे बताने की। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। आपको यह किसी बुक्स में मिल जाएगा, तो इसको जो रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार एग्जाम से पहले आप जाकर देख लीजिएगा। टोटल हाँ ये देख लेते हैं कितना परसेंट है, तो 9% के आसपास अप्रोक्सीमेट ये कवर कर लेता है आपका ऑल एचपी का एरिया की अगर हम बात करें। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो शिमला आपका शहर है, शिमला शहर के या फिर शिमला शहर ही कहते हैं। जो शिमला शहर है किसके द्वारा जो स्थापित किया गया, यानी कि शिमला शहर की स्थापना किसने की तो मेजर कैनेडी का नाम आपने सुना होगा। तो मेजर कैनेडी एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो पहली बार पक्का हाउस बनाया था। पहले ये लकड़ी का इन्होंने बनाया था। ये आपने जगमोहन बड़ोगरा की बुक आती है एचपी की, उसमें जाकर आपको ये पढ़ लेना थोड़ा डिटेल में। और मैं डायरेक्ट आपको बता, शिमला शहर की स्थापना का दायित्व माना जाता है, ये माना जाता है मेजर कैनेडी को। पूरा नाम इसका है, अगर आपने पूरा लिखना होगा, मैंने पूरा लिख के दिया है, चार्ल्स पैट कैनेडी इसका नाम था। तो इसको माना जाता है, और ऐसा माना जाता है तो पहले जो अंग्रेज अधिकारी थे जो शिमला आए थे वो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा शिमला की हम बात करेंगे तो शिमला में हम क्या क्या देखेंगे अभी हम डिटेल में देखते हैं साथ साथ। इसके बाद देखेंगे अब आप क्या वहाँ पे शिमला में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं शिमला की आपकी हाइट बता देता हूँ। शिमला की हाइट आपकी 2206 मीटर से 2210 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। और शिमला जो आपका है वो कितने से इस पर बसा है, कितनी पहाड़ियों पे? तो ऐसा माना जाता है कि 7 पहाड़ियों पे आपके शिमला शहर को बसाया गया है। और ये मेजर कैनेडी थे जिन्होंने शिमला शहर बसाया था, वो अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शिमला में जो सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए शहर की, तो जाकू चोटी है, जो कि आपकी जो है 2450 मीटर के आसपास की हाइट है। और यहाँ पे एक जो है मंदिर भी है आपकी, ये अगर आपने जाकर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। बाकी जो रिज मैदान से भी आपके ऊपर दिख जाती है प्रतिमा, तो ये उसी चोटी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे शिमला के जो रिज की मैं बात कर रहा था, तो 2206 मीटर से लेकर 2210 मीटर इसकी हाइट है। और जो शिमला का जो ये रिज है ये एक भूमिगत टैंक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस भूमिगत टैंक का जो निर्माण है आपका 1880 में इसका किया गया था। अब इसी जो टैंक के या फिर हम इसी रिज के जो किनारे पे एक जो चर्च बना है, क्राइस्ट चर्च एक जो बना है, वो आपका कब बना था? देखिए 1844 में जो इसकी नींव आपकी रख दी गई थी, 1844 यानी कि 1844 में इस चर्च की नींव रखी गई, और 1857 में ये बनकर आपका कंप्लीट हुआ। अब जो है इसमें सहयोग किस किस का रहा, किसके सहयोग से ये बना था? तो आपके लॉर्ड हॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है लॉर्ड हॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अगर ये 1844 इसमें नींव रखी, तो हॉर्डिंग का अगर आप शासनकाल देखें तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें आपको बताई थी कि कैसे आप जो है किसी शासक का या फिर किसी अंग्रेज अधिकारी का, कि वो वायसराय था या फिर आपका वो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर था, कैसे याद रखेंगे? तो अगर आपके पास यहाँ देखते हैं आप 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, ये सभी को पता होगा। उसके बाद जो 1858 में जो विक्टोरिया घोषणा को जब पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, तो यानी कि 1858 में कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 में भी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे 1857 में, क्योंकि उनके समय में ही आपकी ये क्रांति हुई थी। और जो आपके वो अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहे, और उनका जो है पद, उनका जो नाम था, उसके नाम को जो विक्टोरिया घोषणा के बाद बदल कर वायसरॉय कर दिया गया। तो भारत के पहले वायसरॉय आपके लॉर्ड कैनिंग थे, और अंतिम गवर्नर जनरल भी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी आपके लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 में कौन थे? यानी कि आपके, ये मैंने पहले बता दिया, कैनिंग थे। तो इसका मतलब है कि लॉर्ड हॉर्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं, अगर 1844 यहाँ लिखा है तो 1844 की बात करें तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बना था 1833 में। हालांकि हम थोड़े से टॉपिक से भटक गए, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 1833 के बाद जितने भी बने वो सब क्या बने थे? भारत के गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे 1844 की बात की गई, यानी कि आपका जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे वो आपके क्या थे? ये थे आपके भारत के गवर्नर जनरल। अब देखिए आपने लॉर्ड हॉर्डिंग का नाम जब सुना तो आपको शायद हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, जहाँ तक मुझे लगता है
अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप सुनते हो, ढंग से ध्यान से देखते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि लॉर्ड हार्डिंग का नाम हमने सुना है जब आपका जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा था 1911 के समय। तो देखिए वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दो अलग अलग नाम है, एक है लॉर्ड हार्डिंग और एक है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग की जब हम बात करें तो 1844 जब यहाँ पे दिया है कि इस समय इनके समय ये नींव रखी गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड हार्डिंग जो आपके थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की जब हम बात करें तो वो आपके 1911 में देखने को मिले और 1858 की घोषणा के बाद आपके जो है गवर्नर जनरल जो थे भारत के, उनका पद ये समाप्त कर दिया। अब जो उनको नाम दिया गया भारत का वायसरॉय। तो यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे वो आपके वायसरॉय थे और लॉर्ड हार्डिंग क्या थे, आपके भारत के गवर्नर जनरल। आई होप इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आराम से जो है इसको आप सुन लीजिए जैसे मैं आप बता रहा हूँ। बिल्कुल आपके इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जो कि आपके वायसरॉय थे, उन्होंने क्या किया था, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। और बंगाल का विभाजन किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। अगर आपको याद हो 1905 में ये करवाया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। और रद्द किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा, जो कि आपके भारत के वायसरॉय थे। और 1911 की ये बात है। और जो इसको ये भी आपने याद ना, कोलकाता जो आपका कलकत्ता है उससे राजधानी जो आपकी जो है इसको स्थानांतरित भी किसने किया था, दिल्ली। हालांकि ऑफिशियली 1912 में ये हुई थी, लेकिन जो कागजी कार्रवाई आपकी जो हुई थी 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये इतना फैक्ट आपको एक्स्ट्रा पता लग गया। तो मैं बात कर रहा था आपके इसकी कि इसका जो नींव आपकी रखी गई, इस क्राइस्ट चर्च की जो आपकी नींव रखी गई 1844 में, और 1857 में ये क्राइस्ट चर्च आपका बनकर तैयार हो गया। अब मैं बता रहा था सहयोग किसका रहा, तो लॉर्ड हार्डिंग का। और दूसरे कौन थे आपके, तो ये थे आपके बिशप रे डेनियल विल्सन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपने याद रखना है, बिशप रे डेनियल विल्सन। मैंने ये लिख दिया है, तभी लिखा है ताकि आपको जो है अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आराम से आप बना सकते हैं। तो ये नाम आप लिख दीजिए। क्राइस्ट चर्च का जो निर्माण है किसके द्वारा, बिशप रे डेनियल विल्सन। तो इनके द्वारा किया गया। 1857 में इसका काम जो है आपका पूरा हो गया था। आगे चलते हैं, नहीं तो काफ़ी जो है लंबी क्लास आपकी हो जाएगी। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर क्लास लंबी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप हो सकती है। तो ऐसे में ज़्यादा जो है भटकेंगे नहीं। रिपन की बात करते हैं। लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा। तो 1882 और 1885, देखिए लॉर्ड रिपन की जब हम बात करेंगे, लॉर्ड रिपन के समय में जो आपका क्या हुआ था, रिपन अस्पताल का जो निर्माण किया था इन्हीं के नाम पे ये बना। तो 1882 में इसका निर्माण आपका अस्पताल का शुरू हो गया था और 1885 में ये बनकर जो है जनता को समर्पित कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा वहाँ पर एक स्नोडल अस्पताल भी है, उसको नाम बताना आपको जरूरी है। बाद में यही स्नोडल अस्पताल आपका जो 1885 में जो IGMC यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से आपका देखने को मिला। तो IGMC का अगर पुराना नाम पूछा जाए या पहले वाला नाम पूछा जाए तो स्नोडल अस्पताल आप उसको नाम याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे। आगे आपके पास मैं आपको बता रहा था रिज मैदान। रिज मैदान के अगर नीचे वाली साइड को देखिए, जो माल रोड वाला एरिया है आपकी शिमला का, वहाँ पे एक थिएटर है जिसका नाम है गेयटी थिएटर। तो उस गेयटी थिएटर का भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि उसकी जो है आपकी जो स्थापना कब की गई। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो आपकी तीन चीज़ें आपने याद रखनी। मैंने 1880 लिखा, तो ये आपके रिज मैदान में जो भूमिगत टैंक है उसका निर्माण 1880 में किया गया। और 1887 यानी कि 1887 में आपके जो है आपका जो है गेयटी थिएटर उसकी जो स्थापना की गई। तो पहली बार जिसमें जो नाटक प्ले किया गया था वो था टाइम विल टेल। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अपनी ओर से लिखने का प्रयास किया है, बाकी कुछ चीज़ें मैं बता के कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आए कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा कि वो सही क्या था। अगर आपको जो है मेरा बोला हुआ समझ नहीं आ रहा, बाकी मेरा प्रयास रहता है कि बिल्कुल जो है साफ अपनी ओर से मैं आपके लिए बोलूं या फिर प्रोनाउंसिएशन करूं। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। देखिए 1887 की बात कर दी हमने। यहाँ पे क्या हुआ था, आपका गेयटी थिएटर आपका पहली बार खुला था 1887 में। और इसमें जो है विक्टोरिया के जन्म दिवस पे इसको खोला गया था। तो पहली बार जो नाटक प्ले किया गया था उसका नाम था टाइम विल टेल। तो ये आपने याद रखना, टाइम विल टेल। तो ये नाम आपका इसका याद रखना। अब जब आपने 1887 याद रखा तो इसके साथ आपने एक और डेट भी याद रखनी है। तो मैंने कई बार आपको बताया है 1889। तो ये तीन डेटें अगर आप याद करके चलेंगे तो ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो 1880 में आपका भूमिगत टैंक का निर्माण, ये आप लिख भी लीजिए, सुन भी लीजिए। और जो मेरे पास रेगुलर है तो मुझे इतनी उम्मीद है कि उनको ये चीज़ें याद होगी क्योंकि हर बार आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका गेयटी थिएटर का निर्माण किया गया। उसके बाद आपका जो 1889 की बात अगर मैं करूं तो गोल्डस्टीन आपके एक व्यक्ति थे, गोल्डस्टीन, GOLD, गोल्डस्टीन। तो इसका आपका नाम याद रखना है। 1889 में इन्होंने क्या किया था, बिलासपुर में एक मेला लगता है, उस मेले का क्या नाम है, उस मेले का नलवाड़ी मेला। तो जो बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है
वो आपका किसके विचार की जो है ये पैदाइश थी, या फिर कहे कि किनके विचारों के समर्थ ये लगा था। तो ये किसका विचार था, तो ये आपके गोल्डस्टीन का था। 1889 में इसकी जो है शुरुआत की गई। नलवाड़ी मेला आपको पता होना चाहिए कि नलवाड़ी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के व्यापार के लिए। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे आपके पास 1885 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने डेट सिर्फ यहाँ लिखी है, इसको आप लिख लीजिए। जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो किसने द्वारा की गई, तो ऐसा माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम आपके जो थे, इनके द्वारा, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसको भी आपने याद रखना है। तो इनके द्वारा जो है आपकी 1885 में जो पहली बार जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो संघ है, जिसको आप इंडियन नेशनल कांग्रेस आज की डेट में कहते हैं, उसकी जो आपका विचार किसके मन में आया था, ये ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो लोगों की नीतियों को, लोगों की जो शिकायतों को, लोगों की जो आपकी जितनी भी जो है ये कहेंगे आपकी नीतियाँ रहती है, या फिर आपकी जो मांगे रहती है, या फिर सिफारिशें रहती है, उनको सरकार तक पहुंचाना एक संगठन के द्वारा। तो उसका विचार आपके ए.ओ. ह्यूम को आया था। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपके महासचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इन्होंने ही इसकी स्थापना का इनको दायित्व जाता है। और इनका निवास स्थान की अगर बात करें तो इनका निवास स्थान उस समय था रोथली कैसल में, जो कि आपके शिमला में। तो आपका जो है कांग्रेस जो एक संघ बनाने का जो है विचार आया तो रोथली कैसल में आया था, जो कि इनके निवास स्थान पे ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम का विचार, ए.ओ. ह्यूम ने ये विचार कहाँ पे आया था, यानी कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो है ये रहते थे उस समय। तो शिमला में इनके मन में एक विचार आया कि एक संघ बनाया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय जो संघ है उसकी जो स्थापना का दायित्व ए.ओ. ह्यूम को जाता। महासचिव ये रहते। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपके पहले इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष अलग होता है, महासचिव अलग होता है, दोनों को साथ साथ इसको जो है ना ले, इनको दोनों अलग अलग कर। इसके बाद जो इनके अधिवेशन है, अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्ष ही करता है। तो ये चीज़ अलग है। 1885 से लेकर अगर मैं बात करूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो मैंने एक अलग से वीडियो डाली है। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए और उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, उसके बारे में, कौन से अध्यक्ष पहले बने, मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना पहला, इसके अलावा आपके जो महिला अध्यक्ष कौन बना, इसके अलावा अंग्रेज अध्यक्ष पहले कौन बने, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में ये देखे गए हैं। और मैंने ये ऑलरेडी करवाया है, तो मैं इसको बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, अभी मैं आपका समय जाहिर नहीं करूँगा। तो ये इतना सा आप इसको याद रख लीजिए। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे ये इसमें। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट आपका यहाँ से याद रखना है। ए.ओ. ह्यूम ने जब आपके भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो बाद में आगे चलकर आपका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका बन जाता है। अब इसमें जो है अगर बात की जाए 8% की, या फिर कहे कि स्वतंत्रता के थोड़े पहले की, या 19वीं सदी की हम बात करें, तो उस समय जो है आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी जो शाखा की शुरुआत आपकी हिमाचल प्रदेश में कब से देखने को मिलता है, जो आपकी एक्टिव कब से हुई है। इन्होंने सिर्फ विचार किया था रोथली कैसल में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में इन्होंने नहीं बनाया था संघ। संघ बनाने के लिए ये आपके जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, पहली बार जो इसका अधिवेशन किया गया था। मैं इतना आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है बम्बई में, वहाँ पे इसका पहला अधिवेशन किया गया था। और इसमें जो 72 आपके प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और मैक्सिमम आपके व्यापारी और वकील वर्ग के थे। तो इन्होंने सिर्फ विचार शिमला में किया था, बनाया नहीं था। लेकिन जो शिमला की जो शाखा की शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो होती है आपकी 1921 से। तो लिख लीजिए 1921 से आपके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाखा की शुरुआत होती है। और ये किसके आने से होती है, तो महात्मा गांधी जो पहली बार शिमला कब आए थे, 1921 में आए थे। इसी से, यहीं से माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो शाखा की शुरुआत आपकी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है, यहाँ से आपका इसका आरंभ माना जाता है। तो 1921 में पहली बार जो महात्मा गांधी आए थे, उनके साथ टोटल 3 लोग थे। गांधी जी को मिलाकर टोटल कितने हो गए, 4 लोग। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय थे, उनके अलावा उनकी जो उनकी वाइफ थी, इसके अलावा जो आपके मदन मोहन मालवीय, तो ये 3 लोग आपके आए थे। और चौथे आपके खुद कौन थे, तो ये आपके गांधी थे। और ऐसा भी कई बार एग्जाम में देखने को मुझे क्वेश्चन मिले हैं कि आपके महात्मा गांधी जब शिमला पहली बार आए, तो उस समय जो आपके वो कहाँ पर ठहरे थे या किस स्थान पे ठहरे। तो शांति कुटीर एक भवन है समर हिल में, तो ये आपने याद रखना है। तो शिमला के समर हिल में जो उन्होंने पहली बार जो आए थे उस समय वहाँ ठहरे। और तो शांति कुटीर भवन, उस भवन का नाम भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना, क्योंकि जो है गांधी जी से रिलेटेड आपके प्रश्न हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं, चाहे आप HP के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात की जाए, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। इसके अलावा देखेंगे हम आपके वॉइस रीगल लॉज। देखिए वॉइस रीगल जो लॉज है ये आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि वॉइस रीगल लॉज है उसका आधुनिक नाम क्या है, यानी कि 8% वॉइस रीगल लॉज को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, जो आपका एडवांस स्टडी है, यानी कि IIAS, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो आपका है वो कहाँ पे आपका ऑब्जेक्टरी हिल्स पे, आप सभी को ये पता होगा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्टरी हिल्स के ऊपर है। तो आपको ये हिल्स भी पता होनी चाहिए क्योंकि शिमला में जितनी भी हिल्स है ये इंपॉर्टेंट है। समर हिल हो गया, जैसे आपकी एचपी यूनिवर्सिटी की बात की तो कौन सी हिल में है, तो समर हिल में है। तो ये इस तरह से ये भी आपकी ऑब्जेक्टरी हिल्स है, ये भी आपको जो पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टरी हिल्स पे आपका एडवांस स्टडी है 8%, और यही एडवांस स्टडी जो इसका पहले किस नाम से इसको जाना जाता था, इसको जाना जाता था वॉयस रिगल के नाम से। और यही वॉयस रिगल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ समय ये जो है राष्ट्रपति का निवास स्थान भी इसको जो है निर्धारित किया गया था, या फिर राष्ट्रपति के निवास स्थान के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब देखिए, अब जब मैं आपको क्या बता रहा था, 1888 की मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना है आपकी वॉयस रिगल लॉज है, जो बनकर आपका कब ये तैयार हुआ था, 1888 को। और साथ ही आपने क्या याद रखना है कि शिमला की जो पहली ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग कौन सी है जहां पर विद्युत की आपूर्ति हुई थी, तो सबसे पहले जो शिमला में बात की जाए विद्युत की जो आपूर्ति हुई थी वो इसी में हुई थी, वॉयस रिगल लॉज में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है इसकी जो है किसके मन में आया था कि ये लॉज बनाया जाए, तो ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हालांकि मैं जो ज़्यादा श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ कि आप एक बार इसको क्रॉस चेक एटलीस्ट कर लेंगे। तो शायद ये लॉर्ड लिटन के मन में ये विचार आया था कि वॉयस रिगल लॉज बनाया जाए। हालांकि वो इसमें नहीं रह पाए थे, रहने कौन आए थे, उसके बाद आए थे आपके डफरिन के समय में ये बनकर तैयार हो गया था। तो जहाँ तक मुझे याद है ये डफरिन ही होगा। और डफरिन से एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है आपकी, जो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जब शुरू में ये स्थापना हुई तो उस समय ये किसके जो शासनकाल में ये बनी, तो उस समय ये वॉयस रहे थे। तो उस समय कौन वॉयस रहता है, तो लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो है आपकी स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 को। ये चीज़ आपने थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको सुनने पड़ेंगे, सुनने से आपकी हो जाएंगे, रट्टा लगाने से ये नहीं होंगे। आपको जाकर देखना पड़ेगा, घूम के देखना पड़ेगा, उस जगह पे जाकर देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे हमने बात करी, यहाँ पे मैंने विक्ट्री टनल लिखा है। तो विक्ट्री टनल जो है वो आपकी शिमला में है। आई होप सभी को पता होगा जो शिमला जाते हैं विक्ट्री टनल, कई बार आप उतरे भी होंगे, देखी भी होगी। इतना खास तो कुछ नहीं, एक टनल ही है, लेकिन नाम इसको दिया गया विक्ट्री टनल। और इसके जो है इसका निर्माण कब किया गया था ये मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये आपके 45 के आसपास की बात है। 1945 में जो आपकी विक्ट्री टनल का जो निर्माण किया गया, इसके पीछे एक रीजन कहे, लॉजिक है, या फिर कहे कि एक जो है ऐतिहासिक महत्व इसका क्यों हो जाता है। क्योंकि ऐसा है कि आपका जब आपके अंग्रेजों का जो युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध की जीत के जो है संदर्भ में या फिर खुशी में जो है इसका निर्माण किया गया था विक्ट्री टनल का। द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों जो है जिसका साथ दे रहे थे, यानी कि जो अंग्रेज वाली पार्टी थी, यानी कि जो ब्रिटिश था, ये यूके वाली जो पार्टी थी वो आपकी विजयी रही थी, और जिसकी खुशी में जो है शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया। तो इतना आई होप आपके लिए ये विक्ट्री टनल से काफ़ी होगा। इसके अलावा एक डली टनल भी अगर आपको याद रखना हो तो रख लेना। जो डली टनल है, डली के पास है, डली एक जगह है शिमला में। अगर आप गए हो, अगर आप कुफरी जा रहे हो तो आपको डली टनल क्रॉस करनी होती है। अगर आप वाया संजौली जाते हो, अगर आप वाया संजौली नहीं जाते तो आपको डली टनल नहीं आती। तो उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे याद है कि 1950 के आसपास की ये बात है। तो 1950 में आपकी जो है ढली सुरंग का जो निर्माण किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है ये वन वे ही है, उस कारण जो है वहाँ पे काफ़ी जाम भी लगा रहता है। तो वैसे जाइएगा मत, मेरे हिसाब से तो 1950 में इसका निर्माण किया था, लेकिन कुछ बुक्स में आपका 1951 और 52 भी दिया होता है। लेकिन अगर जो है एक बुक्स में किसी ने 1950 दिया है तो मैंने आपको वो बता दिया। तो ढली सुरंग का निर्माण आपका कब हुआ, 1950 में। बाकी जो आप SPGK के लिए जगमोहन ब्रोकरा की जो आपकी बुक आती है, अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास जुनून है, इतनी मोटी बुक है, अगर आपके पास हिम्मत है, जिगरा है, तो आप उसको एक बार जाकर परचेज कर लीजिएगा। और अगर हिम्मत कर सकते तो पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। उससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कब पढ़ाऊँगा थोड़ा समय लगेगा। अभी थोड़ा सा मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि आपकी बिल्कुल जो है अभी जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर ऐसे में जो डायरेक्ट में बड़ी वो करवाने लग जाऊँ तो आपकी थ्योरी, जैसे इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो शिमला के जो है सबसे बड़ी आपसे कई बार पूछी जाती है। रियासत की बात की जाए तो सबसे बड़ी रियासत की बात की जाए तो ये है आपकी शिमला की बुशहर। और इसके अलावा सबसे छोटी कई बार पूछी जाती है तो वो आपकी रतेश है। तो ये रियासतें भी आपसे कई बार पूछी जाती है। रियासतें थोड़ी सी मैं लिखवा दूँ अगर आप लिखना चाहें तो बलसन, भज्जी, कोटी, दारकोट, और इसके अलावा आपके कुमारसेन, खनेटी, ये सभी रियासतें आपकी शिमला में थी। धामी रियासत की बात की जाए तो धामी गोलीकांड भी हुआ था। आई होप आप सभी को पता है 1939 में 2 लोग जिसमें मारे गए थे। तो ये भी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कराई है। इसके अलावा जो आपके पास है राविनगढ़, इस तरह की क्योंथल आपकी, ठियोग होगी रियासत, कोटखाई होगी आपकी, करांगला होगी, बुशहर रियासत। हाँ, बुशहर रियासत आपकी एक फैक्ट तो आपका ये है कि ये सबसे बड़ी है।
दूसरा फैक्ट आपने याद रखनी है कि श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके द्वारा जो है ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई। तो ये आपकी थोड़ी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। बुशहर रियासत की जो स्थापना है श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। तो ये थोड़ा सा अगर आपने याद रखना हो, वह अपने पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का जो विवाह है शोणितपुर, जो आपका पहले सराहन था, आपको पता होगा, तो सराहन के जो राजा थे वाणासुर की पुत्री से करने आए थे। तो ये इतना सा फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। बाकी जो है मैं रट्टे रिटाए में विश्वास नहीं रखता, आपको खुद से ये समझनी पड़ेगी चीज़ें। वापस आते हैं अब अपनी चीज़ पे, आगे देखेंगे। रियासतें आपको खुद से पढ़नी है, वो जगमोहन ब्लोकरा की बुक है, उसमें से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी करवाऊंगा मैं, लेकिन आने वाले समय में, अब मुझे नहीं पता कब तक जो है मुझे समय लगेगा। आगे देखेंगे 1972 मैंने यहाँ लिखा है, तो यानी कि इंडियन जो आपका पाक है, यानी कि भारत और पाक जो समझौता हुआ था आपका, कब हुआ था? 1972 में। तो ये आपके शिमला में एक जगह है बर्निस कोर्ट, जो कि आपके पंजाब सरकार का जो है पहले ये कोर्ट हुआ करता था। तो वहाँ पे आपका ये समझौता आपका जो संपन्न हुआ था 1972 में, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो आपके आए थे और इंदिरा गांधी के बीच ये समझौता आपके देखने को मिला। और ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, शिमला समझौता आपके दो समझौते हैं। एक है आपके पास 1972 में हुआ था जो शिमला समझौता, एक है आपके पास शिमला सम्मेलन। और ये इत्तेफाक से ये दोनों चीज़ें आपकी जो है, एक 1972 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, एक आपके पास 1945। तो ये आपके 1945 में एक शिमला सम्मेलन हुआ था, जिसको कि आपके पास जाना जाता है। शिमला सम्मेलन अलग है, शिमला समझौता अलग है, और इसको वेवल योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अलग टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इसको अलग से हम देखेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है। हो सकता है आपके पास शिमला सम्मेलन पूछा जाए और आप लगा के आ जाए 1972, क्योंकि आपने शिमला समझौता आपने पढ़ा है। थोड़े से ये शब्दों के उतार चढ़ाव रहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। बाकी जो क्वेश्चन आपके यही रहते हैं जो मैंने आपको करवा रहा हूँ। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं पीटर हॉप। पीटर हॉप आपके जो जलकर आपके पीटर हॉप एक जो है ऐतिहासिक इमारत है, जिसमें कि आपके आग लग गई थी आपकी 1981 को। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, आई होप आप जो है विजुअल होगा, ये देख सकते हो आप। 1981 में जो है पीटर हॉप जलकर आपके राख हो गया था। 8% की बात की जाए तो पीटर हॉप जो आपकी बिल्डिंग है, इसको जो है आजकल जो है स्टेट गेस्ट के रूप में जो है आपकी जो है यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा एक और जो है बिल्डिंग भी थी पीटर हॉप से, मुझे याद आ रहा है, वाइट फ्लावर हॉल। तो वाइट फ्लावर हॉल जो आपके 1993 में जिसमें आग लग गई थी, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा शिमला के नामकरण की अगर बात करें तो एक जो है मंदिर था, जो आपके जाखू जो चोटी है उसके नीचे एक जो है श्यामला देवी के नाम से एक मंदिर था। हालांकि 8% की बात की जाए तो ये कालीबाड़ी मंदिर को जो है ऐसा माना जाता है कि कालीबाड़ी मंदिर में जो आपकी श्यामला देवी है, उनके नाम से जो है शिमला का आपका नाम पड़ा। अब जो है ये तथ्य अलग अलग है, इसको आपको जो है थोड़ा सा अरेंज करके रखना होगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि आपके शिमला का नाम किस मंदिर के नाम पे पड़ा, तो किस देवी के नाम पड़ा, तो श्यामला देवी के नाम पे आपका ये पड़ा था। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शिमला शहर की जो खोज है आपकी मेजर कैनेडी द्वारा। और पहले गवर्नर कौन थे जो आपके जो है 1827 में शिमला के ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान कैनेडी हाउस में ठहरे थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके मेंशन किया है, ये वाला। और इसके अलावा आपकी रियासतें इसमें दी है, रियासतें मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, और ये अलग से हम करेंगे। और आप देख लेते बर्निस कोर्ट में 1879 में पंजाब के उपराज्यपाल का ये जो आवास था, तो ये आपको पता होना चाहिए बर्निस कोर्ट। तो ये बर्निस कोर्ट यही है जहाँ पे आपका शिमला समझौता हुआ 1972 में। तो ये आपका था, कब था ये आपका? 1979 में बर्निस कोर्ट जो है पंजाब के उपराज्यपाल का जो ये आवास बना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपका जो है इसमें शिमला के रिज मैदान में भूमिगत जलाशय 1880, ये ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन करवा दिया था 1880 वाला। और इसमें क्या क्या चीज़ें बच गई? महात्मा गांधी जो है अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार 11 मई 1921 को शिमला आए। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दूसरी बार आए थे 1931 को, लिखना हो तो लिख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें साथ में, डॉक्टर अंसारी और खान अब्दुल गफ्फार खां, तो ये सभी आपके साथ में थे। और इसके अलावा आपकी जो है 1953 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी आपकी शिमला, ये आपने लिख लेना होगा तो लिख लेना। बाकी जो आकाशवाणी शिमला की जो स्थापना है 1955 में की गई, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद सकते हैं। बाकी स्नोडल अस्पताल का जो नाम है वो IGM से रखा गया 1985, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रिपन अस्पताल का नाम 1990 में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रखा गया है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या है? बर्निस कोर्ट 1992 में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का जो सरकारी आवास बना, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? हाँ, इसके अलावा इसमें शिमला में भेड़ प्रजनन ज्यूरी केंद्र आपका जो है, जो आपका कहाँ पे है? तो ये आपके ज्यूरी में है, शिमला जिले के ज्यूरी में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना। इसके अलावा शिमला में एक पर्यटन स्थल है कुफरी,
वहाँ पे हिमालय नेचर पार्क आपका जो है, और मुझे भी इत्तेफाक से मौका मिला था अभी लास्ट वीक, और मैंने एक जो है वीडियो भी शूट किया है उसका। अगर आप कहेंगे तो मैं पब्लिश कर दूंगा संडे को। संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होती है, और संडे को हम कोशिश करेंगे कि संडे को हम कुछ ऐसी एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि क्लास के बीच में नहीं कर सकता हूँ। तो संडे को मैं ये कोशिश करूँगा कि अपना थोड़ा सा आपको बताऊँ किस तरह से आप स्टडी करें, किस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। और आपने जो है अगर कहीं आप घूमने जा रहे हो, अगर एजुकेशनल उससे रिलेटेड आपकी कोई वीडियोस बनती है और आपका एग्जाम है डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, उस तरह की वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी संडे को वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि संडे को आपकी जो क्लास ना होकर कुछ आपको एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए। इसके अलावा आपने एक और बात याद रखने की, ठाकुर रामलाल जी का जो है नाम आता है 1977 में, जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। और इनको जो है क्यों आपको याद रखना है कि ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, एकमात्र आपके हिमाचली थे। तो ये आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति थे, राज्यपाल जो मुख्यमंत्री दोनों के पद पर इन्होंने जो कार्य किया। राज्यपाल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल रहे थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने बीएड प्रेजेंट के अंदर आपको बता दिया। हाँ, एक और प्रश्न आपका देखने को मिलता है एचपी में, आपके पास नालदेहरा से रिलेटेड एक प्रश्न है कि हिमाचल में जो है 9 होल गोल्फ आपका जो कोर्स है कहाँ पे है। 9 होल यानी कि 9 होल वाला जो गोल्फ कोर्स आपका कहाँ पे है, तो ये आपके नालदेहरा में है। मैंने भी जाकर देखा है, इतना आपका लगता तो है नहीं वो कहीं से कि गोल्फ कोर्स है वो, लेकिन पर फिर भी है, तो क्या कर सकते हैं। बाकी जो कुफरी आपका स्कीइंग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो है एक शिमला में अन्ना डेल मैदान है, अगर आपको याद रखना हो तो रख लेना। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है अन्ना डेल मैदान। इससे रिलेटेड भी कुछ एक प्रश्न था, मुझे अभी रिवाइज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे हम डिटेल में। बाकी अभी इतना ही करते हैं, और कुछ और प्रश्न मुझे याद आते हैं तो मैं भी साथ साथ आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं आ रहे। हाँ, झीलों की बात की जाए तो झीलें जो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी झीलें हैं, अलग से मैंने वीडियो बनाई है, झीलों में नहीं बता रहा हूँ, इतना बस याद रख लीजिए। जो आपकी चांशल की चोटी है वो आपकी जो है चंद्रनाहर झील आपकी जो कहाँ पे, चांशल की चोटी में चंद्रनाहर झील आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, तब आपको बताना जरूरी था। तो ये चांशल की चोटी से आपका जो है चंद्रनाहर झील आपकी वहाँ पे है, और यही चंद्रनाहर झील आपकी जो पब्बर नदी है, पब्बर नदी को ये जो है आपकी पोषित करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नदियों की भी बात कर लेते हैं। नदियों की बात करेंगे तो आपकी इसमें एक आपकी पब्बर नदी होगी, इसके अलावा गिरी नदी होगी जो कि कुफर की चोटी से निकलती है। देखिए, गिरी नदी आपकी सिरमौर में भी बहती है और आपकी शिमला में भी। और गिरी नदी है ये आपकी जो यशवंत नगर एक जगह आती है, यशवंत नगर से पीछे एक जो है, अगर आप सिरमौर या फिर शिमला के एरिया वाले हो, एक गोड़ा जगह आती है, गोड़ा नाम से एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है वो वाला एरिया। तो वहाँ पे ये नदी आपकी जो है छोड़ देती है, लेकिन वहाँ तक ये आपकी नदी क्या करती है, शिमला और जो सिरमौर की है वो रेखा का निर्धारण करती है। यानी कि अगर हम बात की जाए तो एक साइड आपका शिमला आता है, एक साइड आपका सिरमौर आता है। तो ये दोनों नदियाँ आपकी, ये कहेंगे कि दोनों आपकी जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये नदी आपकी डिवाइड करती है। कुछ हद तक ये आपकी जो है बॉर्डर लाइन का काम करती है, यानी कि सीमा रेखा का ये काम करती है, जो आपकी शिमला को अलग करती है और आपकी सिरमौर को अलग करती है। तो गिरी नदी आपकी सिरमौर में भी होगी, सिरमौर को ये 2 भागों में बांटती है, वो अलग वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाँ, ये आपने याद रखना है कि आपकी ये कहाँ से निकलती है, शिमला की जो है आपकी कुफर की एक चोटी है, तो वहाँ से इसका जो है आपका उद्गम होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या बताया जाए, बस काफ़ी है, आज की वीडियो इतनी करते हैं। आई होप समय भी काफ़ी हो गया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो इतना सहयोग रहा, इतना आपने सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जितना भी आपका धन्यवाद करूँ काफ़ी कम होगा। बाकी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू है। मेरा प्रयास रहेगा कि क्लासेस आपको रेगुलर मिलती है। आपकी ओर से भी रिस्पॉन्समेंट के तौर पे आप जो है रीइंफोर्समेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, जो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।